डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में वैसे तो बहुत सारी बातें कहने के लिए है, लेकिन एक बात वो बार बार जो चर्चा में आते हैं वो कहा जाता है कि मुस्लिम लीग के समर्थन से उन्होंने सरकार चलाई थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कभी भी एक भी दिन के लिए, एक भी मिनट के लिए, एक भी क्षण के लिए मुस्लिम लीग से हाथ नहीं मिलाया था। उन्होंने फजलुल हक के साथ सरकार चलाई थी, जो कृषक मजदूर पार्टी का नेता था। वो प्रजा परिषद के आंदोलन को समर्थन देने के लिए बिना परमिट के जम्मू कश्मीर में दाखिल होंगे। षड्यंत्र रचा जा रहा था, उसने घेरा डाल दिया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आसपास। 1953 को उनकी तबीयत खराब हो जाती है और जानते हैं अस्पताल के किस वार्ड के अंदर उनको भर्ती किया जाता है। जो जच्चा बच्चा विभाग होता है ना, जहाँ प्रसूतियां होती है, जहाँ पर डिलीवरीज होती है महिलाओं की, उस वार्ड के अंदर उन्हें भर्ती किया जाता है, वो भी सीढ़ियां चढ़ाकर पैदल। अगर जिस विषय में मैं आना चाहता हूँ कि मृत्यु से जुड़े रहस्य से, या मैं कहूँ कि सीधे सीधे एक सरकार द्वारा की गई वो हत्या थी, जिसे छुपा लिया गया बहुत शातिर तरीके से। उस पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहली सरकार जो जवाहरलाल नेहरू ने बनाई थी, उसके अंदर वो मंत्री थे और ठीक ठाक संबंध थे। लेकिन 1950 में जब लियाकत अली के साथ पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे, उनके साथ जब नेहरू ने पैक्ट कर लिया, तो उस पैक्ट के विरोध में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और उन्होंने इस्तीफा दिया कि इससे बांग्लादेश, जो उस पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, वहाँ के हिंदू सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। और जो उन्होंने उस वक्त कहा था 1950 में, वो हमने अगस्त 2024 में उसको सत्य होते हुए देखा। तो जो लोग हमको बचपन से पढ़ा रहे हैं कि फला नेता दूरदृष्टा था, तो दूरदृष्टा कौन थे, ये आज मालूम पड़ता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस पैक्ट का विरोध किया और जिस आधार पे वो समझौते का विरोध कर रहे थे, उसका हमने परिणाम बांग्लादेश में देखा। किस तरह से वहां पे मंदिर जलाए गए, हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, हिंदू पुरुषों के साथ अत्याचार हुआ, सड़कों पर उनकी दुकानें जलाई गई। तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और इसी मुद्दे पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने गुरु गोलवलकर जी के साथ की सलाह से उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना करी। ये उनका शुरुआती जो मैं बताना चाहता हूँ वो मैंने बताया। इसके बाद जो मैं अपने मुख्य विषय पर आ रहा हूँ कि उस समय जो कश्मीर था, वहाँ पर पूरी तरह से उसका विलय आप कह सकते हैं नहीं हुआ था। जैसे विदेश जाने के लिए हमें पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, ऐसे परमिट सिस्टम वहाँ पर होता था। नए लोगों को शायद ये मालूम नहीं होगा कि हमें अपने ही देश के हिस्से में जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सबसे पहले जो इसका विरोध किया, इस आंदोलन को, जम्मू प्रजा परिषद, वहाँ के जम्मू के लोग जो इसका विरोध कर रहे थे, उस आंदोलन का सहयोग देने का निश्चय लिया। और जो नारा था, आप सब लोग भी विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं, हमने भी अपने समय में लगाया, आप भी लगाते होंगे, 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। तो इस नारे के आधार पर उन्होंने ऐलान किया कि वो प्रजा परिषद के आंदोलन को समर्थन देने के लिए बिना परमिट के जम्मू कश्मीर में दाखिल होंगे। जब उन्होंने ऐलान कर दिया तो कई उनके ऐसे शुभचिंतक थे जो चाहते थे कि वो ऐसा ना करें, और इन्हीं में से एक थी सुचेता कृपलानी। हो सकता है आप में से बहुत कम लोग सुचेता कृपलानी के बारे में ना जानते हों। सुचेता कृपलानी वो थी जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी और आचार्य कृपलानी की धर्मपत्नी होती थी। क्योंकि वो बंगाल से आती थी, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी से उनका बहुत स्नेह का एक रिश्ता था। तो सुचेता कृपलानी ने, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तय किया कि वो श्रीनगर जाएंगे, कश्मीर में दाखिल होंगे, तो सुचेता कृपलानी ने उनसे कहा था कि आप ऐसी गलती ना करें, नेहरू आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि नेहरू से मेरे राजनीतिक मतभेद हैं, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे। तो सुचेता कृपलानी ने कहा कि आप जानते नहीं कि नेहरू क्या नहीं कर सकते हैं। तो ये पहली जो जहां उनको एक हिदायत देनी थी, वो सुचेता कृपलानी ने दी। लेकिन शायद उन्हें भरोसा था इस लोकतंत्र के मूल्यों पर, और उनको लगता था कि ऐसा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने अपने आंदोलन को वापस ना लेने का फैसला किया और पंजाब के रास्ते से वो कश्मीर में दाखिल होने के लिए निकले। तो अम्बाला, करनाल, यहाँ से होते हुए गुजरे और पठानकोट से उनको दाखिल होना था। तो सामान्यतः उस दौर में ये होता था कि जो भी कोई ऐसी कोशिश करता था तो उसको पंजाब पुलिस गिरफ्तार कर लेती थी, उसको मौका नहीं देती थी कि जम्मू कश्मीर पुलिस गिरफ्तार करे। पंजाब पुलिस ही पहले उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती थी जो बिना परमिट के कश्मीर में दाखिल होना चाहता था। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी के केस में ये बहुत ही रहस्य की बात है कि पंजाब पुलिस ने ना केवल उन्हें जाने दिया, बल्कि अपनी गाड़ी उपलब्ध करवाई। यानी पंजाब से उन्हें एक तरह से धकेल दिया गया कि भाई ये इनको पहले ना गिरफ्तार करके कश्मीर में दाखिल होने दिया जाए। जब वो कश्मीर में दाखिल होते हैं, जम्मू के हिस्से में जब दाखिल होते हैं, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है,
जम्मू एक बड़ा शहर था, हमेशा से बड़ा शहर था, डोगराओं की राजधानी भी समय समय पर रहता था, लेकिन उन्हें जम्मू में कैद में ना रखकर उन्हें पहाड़ी रास्तों से सफर करवाकर श्रीनगर ले जाया गया। और श्रीनगर में भी नहीं, श्रीनगर के से 16 किलोमीटर दूर एक जगह थी, एक कोई एक कह सकते हैं गेस्ट हाउस टाइप का था, उसमें उन्हें वहां पर रखा गया। और इस बीच में जब वो अरेस्ट हो जाते हैं मई के महीने में, तो 24 मई को कैलाश नाथ काटजू उस समय गृह मंत्री थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय प्रधानमंत्री थे, कि दोनों कश्मीर पहुंचते हैं, लेकिन गेस्ट हाउस में ये लोग इतनी जहमत नहीं उठाते कि विपक्षी पार्टी के एक बड़े नेता से मिलने जाएं। और इस प्रकार से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब पहली बार उस गेस्ट हाउस में जाते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि कहीं ना कुछ गलत हो रहा है। तो अपने परिवार को एक चिट्ठी लिखते हैं और वो शक जताते हैं कि मुझे पंजाब में गिरफ्तार नहीं किया गया, जम्मू में नहीं रखा गया, मुझे श्रीनगर लाए हैं, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, दूर दूर तक आबादी नहीं है, मुझे इस गेस्ट हाउस में रखा गया, मैं कुछ आशंकित हो रहा हूं। तो ये उन्हें एहसास होने लगता है वहां तक आते आते। फिर इसी बीच जो षड्यंत्र की जो शुरुआत होती है वो आप देखिए कि कितना बड़ा षड्यंत्र रहा होगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर दिल्ली की एक अदालत के अंदर कोई मुकदमा चल रहा था राजनीतिक आंदोलन को लेकर, तो उसमें उनकी पेशी की बहुत जरूरत थी, लेकिन उसके पहले एक सब इंस्पेक्टर की गवाही होनी थी। वो दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर बार बार उस गवाही में शामिल नहीं हो रहा था, बार बार वो किसी ना किसी बहाने से चला जाता था जिससे वो सुनवाई लेट हो, क्योंकि अगर सुनवाई पेशी के लिए मुखर्जी जी को बुलाया जाता तो उन्हें कश्मीर से वापस दिल्ली लाया जाना होता। तो जानबूझकर उस सुनवाई में देरी होती नहीं। तो पूरा षड्यंत्र एक तरह से रचा जा चुका था। फिर जज ने ऑर्डर दिए कि भाई ये पेशी इनकी बहुत जरूरी है और इनको यहां पर भेजा जाए। और चीफ सेक्रेटरी जो जम्मू कश्मीर का होता था, मुख्य अधिकारी, उसको जब नोटिस दिया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रीनगर से लाकर अब दिल्ली में पेशी पर लाएं अदालत के लिए, तो चीफ सेक्रेटरी ने मना कर दिया। हम कहते हैं कि हमारा एक विलय हो चुका था जम्मू कश्मीर में, लेकिन वहां के एक सरकारी अधिकारी ने दिल्ली के एक जज को मना कर दिया कि हम अपने कैदी को दिल्ली नहीं भेजेंगे। तो ये षड्यंत्र की जो पूरी बिसात जिसको हम कहते हैं ना, वो बिक चुकी थी। उनके आसपास अपने जो षड्यंत्र रचा जा रहा था उसने घेरा डाल दिया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आसपास। फिर इसके बाद 22 जून 1953 को उनकी तबीयत खराब हो जाती है, और जब तबीयत खराब हो जाती है तो उन्हें किसी एम्बुलेंस में नहीं बल्कि पैदल चलाकर, पूरा जो ऊपरी उनका जो गेस्ट हाउस था वहां से पैदल चलाकर एक टैक्सी में उनको बिठाया जाता है और अस्पताल में ले जाया जाता है। और जानते हैं अस्पताल के किस वार्ड के अंदर उनको भर्ती किया जाता है? जो जच्चा बच्चा विभाग होता है ना, जहाँ पर प्रसूतियां होती हैं, जहाँ पर डिलीवरीज होती है महिलाओं की, उस वार्ड के अंदर उन्हें भर्ती किया जाता है, वो भी सीढ़ियां चढ़वाकर पैदल। क्या शेख अब्दुल्ला जो समय कश्मीर का मुखिया था, क्या वो ऐसे अस्पतालों के अंदर जहां पर बच्चे डिलीवरी होती है वहां पर अपना इलाज करवाता होगा? तो देश के इतने बड़े नायक को हम देखते हैं जरा सी सुरक्षा में चूक हो जाती है आज हमारे विपक्ष के नेता की, तो पूरी कांग्रेस पार्टी सर पर आसमान उठा लेती है। और ऐसे में विपक्ष के इतने बड़े नेता के साथ ये होता है कि उन्हें प्रसूति विभाग के अंदर भर्ती कर दिया जाता है। उनका डॉक्टर का नाम होता है अली मोहम्मद, जिसको इलाज की जिम्मेदारी दी जाती है। वो अली मोहम्मद उनको स्टेप्थोमाइसिन के इंजेक्शन लगाता है। वो कहते हैं कि मुझे मेरा जो फैमिली डॉक्टर है बंगाल में, उसने मना किया है इंजेक्शन लगाने से, बोले नहीं इससे कुछ नहीं होगा, हमने जांच कर ली है। एक सफेद पाउडर उन्हें दिया जाता है, प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन होता है, वो प्रिस्क्रिप्शन कभी नहीं मिला। इतनी रहस्यमय स्थिति में मृत्यु होने के बाद भी वो प्रिस्क्रिप्शन कभी हाथ में नहीं आया। इस प्रकार उन्हें जब रात में उनकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है और सुबह सुबह तक उनको तबीयत बिगड़ जाती है, तो नर्स उस डॉक्टर को फोन करती है। डॉक्टर कहता है वो इंजेक्शन एक बार और लगा दो। वो जब इंजेक्शन लगाया जाता है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी तड़प उठते हैं। वो कहते हैं कि जल रहा है, मुझे जल रहा है। लेकिन नर्स रहती है, उसका नाम होता है राज दुलारी, उसको आदेश होते हैं कि इंजेक्शन लगाना है, वो इंजेक्शन लगाती है। और डॉक्टर वो बताती है कि इनकी हालत और बिगड़ रही है इंजेक्शन के बाद, तो डॉक्टर कहता है नहीं सब सही हो जाएगा। और उन स्थितियों के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो है वो निधन हो जाता है। उनका ब्रीफकेस गायब हो जाता है, उनकी डायरी गायब हो जाती है। लेकिन अब इसके बाद असली खेल शुरू होता है। खेल ये होता है कि जो जांच होना चाहिए थी, जब जांच की मांग होती है, जब पूरे देश के अंदर इसको लेकर आक्रोश हो जाता है कि भाई कैसे वो कि श्रीनगर के अंदर इस तरह से रहस्यमय स्थिति में मौत हो गई, तो बंगाल के अंदर इसका बहुत आउटरीच होता है, क्योंकि बंगाल की राजनीति में बड़े सक्रिय थे और बंगाल से ही वो आते थे, कलकत्ता के मेयर रहे थे, सबसे कम्युनिस्ट के सबसे कम उम्र के कुलपति रहे थे वो। तो
विधान चंद्र राय जो खुद कांग्रेस के नेता थे, जब नेहरू को लिखते हैं कि इसकी हमें जांच करवा लेनी चाहिए, तो नेहरू ये तर्क देते हैं, नेहरू कहते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं ये शेख अब्दुल्ला की जो सरकार है उसमें माना जाएगा कि हम कश्मीर के अंदर शेख अब्दुल्ला के काम में दखल दे रहे हैं और कश्मीर के आंतरिक मामलों में दखल दे रहे हैं। सिर्फ इस आधार पर जांच नहीं करवाई जाती है। और इसके इतना ही नहीं, मैंने पूरे पत्र पढ़े, सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू, आप निकाल के देख लीजिए, वो बाइबल एक तरह से नेहरू के लिए। उसमें जो लिखा है, नेहरू ने अपने जीवन में जो लिखा, जो पढ़ा, जो भाषण दिए, वो सब कुछ सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू के अंदर है और उसे खुद इंदिरा गांधी ने छपवाया अपने जीते जी। उसके अंदर वो पत्र है, वो शेख अब्दुल्ला को लिखते हैं कि आप इस तरह का बयान दो, आप इस तरह की बातें कहो, मतलब वो गाइड कर रहे हैं शेख अब्दुल्ला को कि कोई शक की कोई गुंजाइश ना बचे। तो इस तरह से जब लगातार होता है, और ये बड़ी दिलचस्प बात यहां पर बताना जरूरी है कि ये जब बातें जांच की हो रही हैं, लेकिन आप लोगों को ये बात जानकर बहुत आश्चर्य होगा तो आपने अभी देखा होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ तो विपक्ष ने कितना हंगामा मचाया कांग्रेस में कि यहाँ पर उनको यहाँ पे अंतिम संस्कार नहीं हुआ, वहां पर नहीं हुआ। तो जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु की खबर, उस समय नेहरू जिनेवा में थे और जिनेवा से काहिरा जा रहे थे, तो वहां एक भारतीय पत्रकार ने जब उन्हें श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मरने की खबर दी, उनकी मृत्यु की खबर दी, तो नेहरू ने सीटी बजाई और अपनी छड़ी घुमाते हुए वहां से बिना कुछ बोले चले गए। और ये बात मैं नहीं कह रहा, प्रकाश श्रीवास्तव ये बात नहीं कह रहा, ये तथागत रॉय ने अप्रतिम महानायक श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम की पुस्तक लिखी है, उसके अंदर ये सोर्सेस के साथ उन्होंने कोट किया है। देश का, विपक्ष का इतना बड़ा नेता, आपके मंत्रिमंडल का पूर्व सहयोगी, आजादी के पूर्व भी जो आपका सहयोगी था, जो व्यक्ति, जो इतना बड़ा व्यक्तित्व था, उसकी मृत्यु की खबर सुनकर आप सीटी बजाते हो, छड़ी लहराते हुए चले जाते हो। जब वो दिल्ली लौटकर आते हैं यात्रा से, तब भी उनके चेहरे पर वो भाव नहीं होता है जिस तरह का होना चाहिए। लेकिन जब आंदोलन हो जाते हैं तो उनकी मजबूरी हो जाती है कि उस पर वो बयान दे, उसके बाद वो बयान देते हैं। तो इस तरह से पूरा काम जो उस दौर में हुआ, तो पूरा ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो मृत्यु थी, जिसे मैं हत्या मानता हूं, इसके सारे सबूत मिटाए गए। इसकी आप पूरी कोई भी एक जरा सा भी कुछ जहां पे शंका की गुंजाइश रहती है, जांच होती है, लेकिन जांच नहीं हुई। और खुद जब जोगमाया देवी, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की माता जी थी, जिन्हें बड़ा दुख हुआ, इनका सबसे काबिल बेटा इस तरह से रहस्यमय परिस्थितियों में मौत का शिकार हो गया, तो उन्होंने नेहरू को पत्र लिखा कि आप इसकी जांच करवाइए। और बड़ी संभ्रांत परिवार की वो महिला थी, तो उन्होंने कहा कि, उनको कहते थे लेडी जोगमाया देवी के नाम से लोग उनको जानते थे, तो उन्होंने कहा कि इसकी जांच करवाइए मेरे पुत्र की इस रहस्यमय मृत्यु की। तो नेहरू ने उनको मना कर दिया, और नेहरू ने जो पत्र लिखा, वो पत्र मैंने स्वयं पढ़ा है और नेहरू मेमोरियल के अंदर भी पढ़ा हुआ है, जिसको हम प्रधानमंत्री संग्रहालय कहते हैं। उसमें नेहरू ने लिखा कि आपके बेटे को तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई थी, उन्हें डल झील के किनारे एक गेस्ट हाउस के अंदर रखा गया था। भाई, डल झील के किनारे गेस्ट हाउस में रखने से किसी की हत्या नहीं होगी या किसी की रहस्यमय मृत्यु नहीं होगी, उसकी जांच नहीं करवाओगे, तो ये लॉजिक नहीं है। तो मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले जोगमाया देवी का एक पत्र पढ़ना चाहता हूं। जब उन्होंने देखा कि मेरी किसी भी सुनवाई का कोई असर नहीं हो रहा है, तो उन्होंने एक पत्र लिखा। इस पत्र में किसी मां का क्रंदन ही नहीं है, इस पत्र में एक श्राप है। वो श्राप जिसके शिकार आज हम देख सकते हैं, जो आज राजनीति में हो रहा है, वो कहीं ना कहीं जोगमाया देवी का जो श्राप लगा था, वो श्राप है। वो पत्र पढ़िए, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, लिख कर लाया हूँ, और इतना भावुक पत्र है, मुझे लगता है कि इसको हमें और लोगों तक भी पहुंचाना चाहिए। जोगमाया देवी लिखती हैं कि पंडित नेहरू, मैंने अपने बेटे की रहस्यमय मृत्यु पर एक निष्पक्ष जांच की मांग की थी, ना कि आपका कोई निष्कर्ष मांगा था। आखिर आपको एक खुली और निष्पक्ष जांच से दिक्कत क्या है? मेरे पास पक्के सबूत हैं जिनसे काफी कुछ साबित हो सकता है, लेकिन आपने उन्हें जानने या समझने की कोई कोशिश नहीं की। आप सबूतों का सामना करने से डरते हैं। मैं जम्मू कश्मीर की सरकार को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मानती हूं और यह आरोप भी लगाती हूं कि आपकी सरकार भी इसमें शामिल थी। मैं चाहती हूं कि भारत के लोगों को पता चले कि इस दुखद घटना के असली कारण क्या है, जिसे एक स्वतंत्र देश में अंजाम दिया गया, और इसमें आपकी सरकार ने भी एक भूमिका अदा की। और इसके बाद जो जोगमाया देवी लिखती है, उसको आप ध्यान से सुनिए। वो लिखती हैं कि लेकिन एक दिन सच सामने आएगा, एक दिन आपको भारत के लोगों को और स्वर्ग में जाकर भगवान को भी जवाब देना होगा। तो ये श्राप था जोगमाया देवी को, जो नेहरू को उन्होंने दिया था, क्योंकि मां की पुकार थी, एक क्रंदन पुकार थी उनकी, कि उनका एक बेटा जो देश में एक नई शुरुआत कर रहा था, उसको इस रहस्यमय मृत्यु का शिकार होना पड़ता है।
तो ऐसे बहुत से किस्से हैं, समय का अभाव है, लाल बहादुर शास्त्री से जुड़े भी किस्से हैं, वो मैं अगर मौका मिलेगा तो आपको बाद में बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर देश में पहली, जब हम राजनीतिक हत्या की बात करते हैं तो हम गांधी जी की हत्या की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद हम सीधे जब हत्याओं का जिक्र करते हैं तो सीधे इंदिरा गांधी की 1984 में की गई हत्या का हम जिक्र कर देते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस बीच में क्या क्या हुआ। अगर गांधी जी के बाद कोई पहले राजनीतिक हत्या का शिकार बने तो वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बने। दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ भी वही हुआ। हम ऐसे कई रहस्य, ललित नारायण मिश्र के साथ हुआ, कांग्रेस के नेता थे हालांकि वो, लेकिन उनके साथ भी यही हुआ, वो आज तक केस सॉल्व नहीं हो पाया। लेकिन हम सिर्फ 1948 30 जनवरी को याद रखते हैं, हेराम बोलकर गांधी जी की हत्या हो गई, और उसके बाद हम सीधे 1984 31 अक्टूबर 1984 तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे बहुत से रहस्य हैं जो राष्ट्र नायकों से जुड़े हुए हैं, और मेरे बाद जो वक्ता आएंगे वो धीरे धीरे करके आपके सामने इस तरह के कई रहस्य और कई बातें